नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज, जिसमें आज हम देखने वाले हैं पॉलिटिका लेक्चर 7। पॉलिटिका लेक्चर 7 मतलब जो अपनी संसद चल रही थी, पार्लियामेंट जो चैप्टर चल रहा था उसका लेक्चर 7 जो है आज हम देखने वाले हैं। पिछला जो लेक्चर था उस लेक्चर में हमने जान लिया था विपक्ष के नेता के बारे में जान लिया था, और राज्यसभा में जो सभापति और उपसभापति के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप जाइए और पीछे जाके आप वो लेक्चर प्लेलिस्ट में जाके वो लेक्चर देखें, ताकि आप एक कंटिन्यूटी फील कर पाएंगे। इस लेक्चर में हम आज शुरू करते हैं अपने रोल ऑफ शेडो कैबिनेट से, यानी छाया जो कैबिनेट है या छाया मंत्रिमंडल भी जिसे कहते हैं, वहाँ से हम शुरू करेंगे। फिर हम इसमें यह भी देखेंगे कि किस प्रकार से रोल जो होता है वो विपक्ष का क्या होता है एक लोकतंत्र में, और वो कैसे भारत के संदर्भ में कमज़ोर होता जा रहा है। इस प्रकार की चीज़ें और हम आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो शेडो कैबिनेट है, इस शेडो कैबिनेट का भारत में क्या रोल है। इंडियन पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, भारतीय संसदीय जो व्यवस्था है, इसमें इस शेडो कैबिनेट, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं छाया मंत्रिमंडल। इसे छाया मंत्रिमंडल भी कहते हैं। तो ब्रिटेन में मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो मुख्य रूप से ब्रिटेन में पाया जाता है ये छाया मंत्रिमंडल। तो ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था है ना, उस ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में ये एक ब्रिटिश शेडो कैबिनेट नाम की एक अनोखी संस्था यहाँ पर पाई जाती है। क्या होती है ये शेडो कैबिनेट? तो जो भी विपक्षी पार्टी है, उस विपक्षी पार्टी द्वारा एक छाया मंत्रिमंडल जो है तैयार किया जाता है। छाया मंत्रिमंडल का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए सत्ता में कोई, मान लीजिए कि है वित्त मंत्री, तो जो विपक्षी पार्टी होगा, जो विपक्षी पार्टी होगी, उस विपक्षी पार्टी का भी एक वित्त मंत्री होगा। भले ही वो सत्ता में नहीं है, बट वो एक उनके अलग से वित्त मंत्री उनका होगा। वही है छाया मंत्रिमंडल, है ना। तो ये किस लिए होता है? तो जो सत्तारूढ़ मंत्रिमंडल है उसको संतुलित करने के लिए ये होता है कि हाँ जी, एक वित्त मंत्री के लिए एक दूसरा वित्त मंत्री यानी वैकल्पिक वित्त मंत्री तैयार है। वित्त मंत्री जो भी आप कहो कि या वित्त मंत्री, गृह मंत्री जो भी हैं, उससे संबंधित जो नीतियां हैं उनकी उचित आलोचना कौन करेगा? वो मंत्री कर लेगा, और सारे उसके संबंध में जानकारी रखेगा वो मंत्री। और क्या उद्देश्य? इसका उद्देश्य यह है भावी मंत्री पद के लिए तैयार कर देना सदस्यों को, कि मान लीजिए अभी से उस व्यक्ति को जो आगे चलकर गृह मंत्री या वित्त मंत्री बनेगा, उसको अभी से जो है ट्रेनिंग उसकी चल रही है कि कैसे अगर आप वित्त मंत्री बनेंगे तो काम करेंगे। तो इसके लिए भी ये शेडो कैबिनेट जो है वो तैयार की जाती है। इस छाया मंत्रिमंडल में सत्तारूढ़ मंत्रिमंडल का लगभग हर सदस्य विपक्षी मंत्रिमंडल के एक सदस्य द्वारा छाया रहता है। हर सदस्य, है ना। पीएम के लिए ऑल्टरनेटिव एक पीएम होता है, वित्त मंत्री के लिए अलग से एक वित्त मंत्री होगा, गृह मंत्री के लिए अलग से एक गृह मंत्री होगा। इस प्रकार से सभी मंत्रालयों के लिए एक अलग से उनका एक छाया मंत्री होता है। सरकार बदल जाए, जब मान लीजिए कि सरकार बदल गई, और मान लीजिए कि ब्रिटेन में ऐसा है कि लिबरल पार्टी की सरकार है, और लिबरल पार्टी की जगह अब इसकी सरकार गिर गई और कंजर्वेटिव पार्टी जब वो सत्ता में आ गई, तो क्या होगा? अब कंजर्वेटिव पार्टी के जो छाया मंत्री जो ऑलरेडी थे, वो अब आके सरकार को टेक ओवर कर लेंगे। तो वैकल्पिक मंत्रिमंडल के रूप में कार्य करना ये भी इसका एक कार्य माना जाता है। चलिए आगे आ जाते हैं। अब आप कहोगे सर पीपीटी से क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, इससे क्यों पढ़ा रहे हो? तो मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो नोट्स भी मिल जाए। आपके लिए पीडीएफ जो है मैं ये तैयार कर दूंगा। जब पूरी पॉलिटी अपनी खत्म हो जाएगी तो मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा बाद में। इसमें अच्छे से मैं पीवाईक्यूज जो है वो भी डाल दूंगा। जैसे अभी संसद अपना खत्म हो जाएगा, तो संसद खत्म होने के बाद में संसद से संबंधित अब तक कितने पीवाईक्यूज जो है वो पूछे जा चुके हैं, इसमें वो सारे मैं इसमें लास्ट में ऐड कर दूंगा, और वो आपको डिस्कस भी करवा दूंगा। यही तरीका होता है यूपीएससी के पढ़ने के लिए, है ना, कि पीवाईक्यूज जो है वो हम साथ के साथ करते जाएं, ताकि आपको भी पता रहे कि सर सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, कि सर ऐसे बकवास कर रहे हैं, है ना। तो अपना तो वही है सिद्धांत कि बकवास कम और काम की बात ज़्यादा। चलिए, अब जो भारतीय संसद है, उस संसद में विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित की है। देखिए, कोई भी अगर लोकतंत्र होगा ना, उस लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। जितनी भूमिका सत्ता पक्ष की है, उतनी ही भूमिका, मोर और लेस अगर हम कहें, उतनी ही सेम महत्वपूर्ण भूमिका होती है विपक्ष की। अगर विपक्ष नहीं होगा तो सरकार निरंकुश हो जाएगी और डिक्टेटर बन जाएगी। लोकतंत्र को डिक्टेटर बनते टाइम नहीं लगेगा अगर एक मजबूत विपक्ष नहीं होगा। ये आपने फील भी किया होगा भारत में ही। अगर आप इतिहास देखें, पॉलिटिकल हिस्ट्री भारत की देखें, तो ऐसा रहा है। अगर कोई पार्टी है, कोई सिंगल पार्टी अगर बहुत ज़्यादा बहुमत में आ जाती है और विपक्ष कमज़ोर होता है, तो फिर जो है संसद में बहस जो होती है, चर्चा जो होती है, वो कम हो जाती है।
और वैकल्पिक नीतियां अब नहीं रहती है, सरकार जो चाहे वो नीतियां लाती है, जब चाहे जब वापस ले लेती है। ऐसा आपने महसूस किया होगा अगर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री इंडिया की उठा के देखें तो। ठीक है, क्या भूमिका हो जाएगी इसकी? तो सरकार को कार्यकारी और विधायी कार्यों के लिए जवाबदेह बनाना इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगी। सरकार जो भी कार्यकारी कार्य करती है और जो भी विधायी कार्य करेगी, यानी कोई एक कानून बनाएगी या कोई कानून को लागू करने वाली बात होगी, इन दोनों मामलों में सरकार को जवाबदेह बनाएंगे। जवाबदेह बनाने का मतलब क्या हो गया? जो कार्य आपने किया है उसके प्रति आप रिस्पॉन्सिबल है, आप जवाबदेह हैं, उसके प्रति आपकी कुछ जवाबदेही बनती है कि हाँ, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो फिर सरकार को जवाब देना होगा। ये होती है जवाबदेही। तो कार्यकारी कार्य हो या कोई विधायी कार्य हो, इन सब के लिए जो है सरकार को ये एक मजबूत विपक्ष जो होगा वो जवाबदेह बनाएगा। फिर तार्किक और प्रेरक तर्कों पर प्रश्न उठाना और कभी कभी उनका सामना करना। जो सरकार जो भी तथ्य रखेगी, जो तर्क रखेगी, उन तर्क जो सरकार तर्क रखेगी उनको काट करेगी कौन करेगा? विपक्ष करेगा। और जो अगर सरकार कोई ऐसा कार्य कर रही है जो तार्किक नहीं है, जो कानून सम्मत नहीं है, तो फिर जो है वो उसकी जवाबदेही निर्धारित करेगा कौन? विपक्ष। ठीक है, फिर सरकार की रचनात्मक और वस्तुनिष्ठ आलोचना करना। रचनात्मक का मतलब क्या हो गया? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, यानी कि सरकार अगर कुछ नीति गलत ला रही है तो सरकार क्या करे? विपक्ष क्या करेगा? उसकी एक वैकल्पिक नीति सरकार को सुझाएगी। सरकार, आप जो ऐसा कर रहे हैं मंत्री जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको ये वाली नीति अपनानी चाहिए और ऐसा कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार जो है वो संसद में हंगामा मचा दो और सरकार को कार्य मत करने दो, ऐसा नहीं। ये डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब क्या है? सरकार कोई नीति ला रही है तो फिर उसके रचनात्मक जो है उसका तरीके का की आलोचना होनी चाहिए, ताकि उससे कोई नई नीति तो निकल के सामने आए। वस्तुनिष्ठ होकर, ऑब्जेक्टिव होकर जो है ऑब्जेक्टिविटी के माध्यम से उसकी फिर आलोचना की जानी चाहिए। अपने हित उसमें नहीं मिलाने चाहिए, उसके गुण और दोष के आधार पर जो है उसकी रचनात्मक आलोचना की जानी चाहिए। और वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करना। सरकार जो परिप्रेक्ष्य सरकार जनता के सामने रख रही है, अगर उसका कोई वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य भी है तो फिर उसको सामने रखेगा भी। जैसे मान लीजिए कि सरकार है, सरकार जितने भी जो सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियों की सरकार मान लीजिए कि निजीकरण कर रही है, सरकार मान लीजिए कि निजीकरण यहां पर कर रही है ना, तो फिर विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष जो है इस निजीकरण के खिलाफ जो है वो जनता के सामने तर्क रखेगा कि नहीं, निजीकरण हुआ तो यही नुकसान होंगे, हमारे हिसाब से जो है निजीकरण ना होकर इस प्रकार से कार्य जो है वो किया जाना चाहिए कि जो बीमारू उद्योग है उनको बंद कर दिया जाए, मगर जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है, जो लाभ कमा रही है अभी, कम से कम उनको ना बेचा जाए। तो ये क्या होगा? ये एक वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करने वाली बात होगी ना। ठीक है, फिर सरकार जब कार्य करती है तो सरकार कुछ खामियां भी बरतती है, या कुछ सरकार की खामियां होती है, कुछ कमियां होती हैं, तो सरकार तो वो कमियां मानेंगे नहीं, तो कौन मनवाएगा? विपक्ष बताएगा कि महाराज आपने ये वाली गलती की है, ये वाली बात आप मानिए। ऐसा सरकार के सामने जो है वो उसकी चूक और जो खामियां हो जाएंगी, गलतियां हो जाएंगी, वो कौन बताएगा? यही बताती है उसकी चूक और गलतियां कौन? विपक्ष बताता है। ठीक है, चलिए चलिए अगला, जनमत को आकार देना और निर्देशित करना। जनमत क्या हो गया? जो जनता का मत है वो जनमत है। तो जनता क्या सोचती है सरकार के बारे में, जनता क्या सोचती है देश की नीतियों के बारे में, इसके संबंध में एक जनमत तैयार किया जाता है विपक्ष के द्वारा, और उस जनमत को फिर एक निर्देशन भी उसका किया जाता है, किस दिशा में वो जनमत जाएगा ये कौन करेगा? विपक्ष करेगा। हालांकि सरकार तो देखिए एक जनमत का निर्माण करती है, जब जिस पार्टी ने जनमत का निर्माण अच्छे से करा तभी तो वो सत्ता में आई है, परंतु विपक्ष जो होता है, विपक्ष भी जो है वो जनमत को आकार देता है और उसको एक मार्गदर्शन प्रदान करता है। अगला, अल्पसंख्यक हितों का प्रतिनिधित्व करता है विपक्ष। भाई जो बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक जो है वो तो सत्ता में है ही है, जो बहुसंख्यक है वो तो सत्ता में, तो जो अल्पसंख्यक रह गए हैं उन अल्पसंख्यकों का कौन देखेगा? तो उन अल्पसंख्यकों को यहां पर प्रतिनिधित्व कौन देगा? उन अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देगा ये जो विपक्ष होगा, वो विपक्ष जो है अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देगा। ठीक है, अगला, सरकार के एजेंडे को आकार देने में सहायता करना है। सरकार का जो भी एजेंडा होता है उस सरकार के एजेंडे को आकार कौन देने में सहायता करेगा? ये विपक्ष ही है जो सरकार के एजेंडे को आकार देने में सहायता करेगा। विपक्ष की सहायता के बिना सरकार किसी भी एजेंडे को आकार नहीं दे सकती है। अगला, नीति निर्माण में महत्वपूर्ण इनपुट और फीडबैक। महत्वपूर्ण एक काम यहां है लोकतंत्र का, फीडबैक। अगर फीडबैक जो है वो नहीं मिल रहा है, प्रतिपुष्टि हिंदी में कहते हैं इसे, क्या?
मगर आप फीडबैक भी लिख सकते हो अगर कहीं पर आए तो। प्रतिपुष्टि जो है ये कौन बताएगा सरकार को, यही बताएगा विपक्ष जो है वो सरकार को महत्वपूर्ण इनपुट देगा कि सरकार की जो है मंत्री जी आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, या फिर जो है आपने ये जो नीति लाई इस नीति की वजह से इतना नुकसान हुआ इतना फायदा हुआ, ये कौन बताएगा, विपक्ष ये सारा काम बताता है। ठीक है, अगला, भारतीय संसद में किस प्रकार से विपक्षी गतिशीलता रही है और किस प्रकार से उसकी गुणवत्ता का विकास हुआ है, हम देख लेते हैं। देखिए, जब अपना देश आज़ाद होता है 1947 में, उस टाइम पे एकल पार्टी का अपने यहाँ सरकार थी, एकल पार्टी का रूल अपने यहाँ चल रहा था। कौन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भाई कांग्रेस की जो है कोई माने ना माने बट स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण इसकी भूमिका रही है ना। तो क्या था कि अब केंद्र में और महत्वपूर्ण रूप से अधिकांश राज्यों में भी सरकार किसकी थी, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। परंतु देखिए बाद में 1957 में सबसे पहले किसी विपक्षी दल की सरकार बनती है तो वो बनती है केरल में, किसकी, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, सीपीआई की सरकार सबसे पहले बनती है। आईएमएस या नंबूद्रिपाद जो है वो उनके मुख्यमंत्री वहां पर बनते हैं, हालांकि बाद में उनकी सरकार गिरा दी जाती है। तो उस वक्त तक देखिए, इस वक्त तक क्या था कि जो विपक्ष है उस विपक्ष को कोई महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर कोई महत्व नहीं दिया गया था, ना ही उसको कोई मान्यता दी गई थी। क्यों, क्योंकि विपक्ष कोई था ही नहीं, विपक्ष कोई था ही नहीं। तो देखिए याद रखना, अगर कभी पूछे तो पहला विपक्ष जो है वो कौन था, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी थी, सीपीआई थी। कहीं कहीं पे कुछ और पार्टी दे देगा एग्जाम में यूपीएससी पूछने के लिए, तो हमें उसमें नहीं जाना। कौन थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पहले जो है वो विपक्ष में आती है ना। और पहले जो विपक्ष के जो नेता होते हैं वो राम सुभाग सिंह हुआ करते थे, है ना। चलिए, 1977 तक कांग्रेस एक प्रभावशाली शक्ति हुआ करती थी। 1977 देखिए, जब तक इंदिरा गांधी जी एक बार हार नहीं जाती तब तक कांग्रेस ही बहुमत में महत्वपूर्ण रूप से रही थी, है ना। विपक्ष देखिए था पर बहुत छोटा था, हालांकि गुणवत्ता उसकी खूब अच्छी हुआ करती थी। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता जो थे वो विपक्ष में बैठा करते थे, और किस प्रकार से कंस्ट्रक्टिव, ये वो नेता हैं जो कंस्ट्रक्टिव जो है हम कह सकते हैं क्रिटिसिज्म किया करते थे। एक बार इन्होंने खूब आलोचना करी थी जवाहरलाल नेहरू जी की, और बाद में नेहरू जी जो है आके इनको, और बाद में जो संविधान सदन है उसमें मिलते भी हैं और आके सेंट्रल हॉल में फिर इनकी पीठ थपथपाते हैं कि आज तो खूब आपने हमारी टांग खिंचाई करी वहाँ पर, कीप इट अप, ऐसा करके मुस्कुरा के कहते हैं। आज तो देखिए कैसे नेता हो गए, अगर कोई किसी की आलोचना कर दे तो उसको एकदम गालियाँ देने लग जाते हैं, या फिर जो है हम कह सकते हैं कि पर्सनल कटाक्ष करने लग जाते हैं। उस टाइम के जो थे उन लोगों के आप कह सकते हैं कि आदर्श बहुत ऊंचे हुआ करते थे। मगर आज हम देखें तो जो अपोजिशन है उसकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी डिग्रेड होती जा रही है। अब यहाँ पर जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से निपटने में खंडित और अवरोधकारी दृष्टिकोण अपनाया जाने लगा है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो अप्रोच जो है वो खत्म होती जा रही है, अब डिस्ट्रक्टिव अप्रोच आ रही है, विरोध के लिए विरोध करने वाली अप्रोच यहाँ पर आ जा रही है। 3D, ये ऐसा देखिए आप एग्जाम में जो है वो कैसे जो है कोट कर सकते हैं। 3D जो है वो कम होते जा रहे हैं, डिबेट, डिसेंट और डिस्कशन, यानी कि बहस, असहमति और चर्चा जो है वो अब यहाँ पर कम होता जा रहा है संसद में। आप देखेंगे, अगर हम डेटा उठा के देखें तो किस प्रकार से 16वीं जो लोकसभा थी उसमें कितना % डिस्कशन था, कितने % बिल जो थे वो कमेटीज़ के पास जाते थे, और अगर अब 18वीं लोकसभा देखें तो कितने % बिल जो है वो मतलब परसेंटेज कम ही इनमें हुआ है। और सबसे मौलिक और बुनियादी कर्तव्यों का पालन करने में भी अब विपक्ष जो है वो विफल रहा है। ऐसा कार्य अभी विपक्ष के द्वारा चल रहा है, एक मजबूत विपक्ष अभी नहीं है। और क्या क्या समस्याएं हैं विपक्ष के सामने, तो क्या है, प्रश्नकाल की समस्या चल रही है। प्रश्नकाल की समस्या क्या होगी कि प्रश्नकाल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों की गुणवत्ता और विषय वस्तु, उसकी गुणवत्ता में भी अब कम में आती जा रही है। विषय वस्तु का अभाव उसमें देखने को मिलता जा रहा है। जो ऐसे गंभीर प्रश्न जो पूछे जाने चाहिए थे वो अब नहीं पूछे जा रहे हैं। संसदीय कार्यवाही पर बढ़ता व्यय और गुणवत्ता के अनुरूप नहीं है। तो जो संसदीय कार्यवाही पर अब व्यय बहुत बढ़ता जा रहा है, परंतु वो उसकी गुणवत्ता के अनुरूप नहीं, गुणवत्ता घटती जा रही है, व्यय बढ़ता जा रहा है। और क्या है, जो भी एमपीज हैं, जो एमपी होते हैं, एमएलए अगर देखें हम स्टेट के मामले में, तो नैतिकता और सदाचार का ह्रास होता जा रहा है। यहाँ पर एक अनियंत्रित और उपद्रवी व्यवहार आपको देखने को मिलेगा संसद में। जैसे पिछली लोकसभा में अगर हम देखें तो किस प्रकार से एक एमपी हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, वो किस प्रकार से किसी एक साथी एमपी को जो किसी एक विशेष धर्म से थे, अगर हम बताएं तो वो मुस्लिम धर्म से थे, माइनॉरिटी से, तो उनको किस प्रकार से उनको उनके ऊपर कटाक्ष किया जाता है पर्सनल की, मैं आपके सामने रख भी नहीं सकता ऐसी बातें।
तो बड़ा उनको गाली समान उनको दी जाती है। तो ये क्या है, एक उपद्रव भी तो है। ऐसा अगर आप राज्यों में देखोगे, राज्यों की विधानसभाओं के रिकॉर्डिंग आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से जो है अब जो एक मर्यादा होनी चाहिए थी वो मर्यादा अब खत्म होती जा रही है। बार बार व्यवधान यहाँ पर उत्पन्न कर दिए जा रहे हैं। सार्वजनिक वित्त की और आर्थिक अकुशलता के साथ सदन की विश्वसनीयता और मर्यादा जो है उसका भी ह्रास होता जा रहा है। अब जो है कि व्यवधान पहले क्या होते थे कि बहुत कम व्यवधान हुआ करते थे, महत्वपूर्ण गंभीर मुद्दों पर व्यवधान हुआ करते थे, परंतु अब क्या है कि बार बार कोई मुद्दा ही नहीं है, फालतू में ही जो है आप कहें कि व्यवधान उत्पन्न कर दिए जाते हैं संसद में। देखिए इस प्रकार से आप इस पिक में देख सकते हैं किस प्रकार से जो है वो सदन की वेल में जो है वो एमएलएज आ जाते हैं और तख्तियां उड़ाने लगते हैं और ये सारे कार्य करने लगते हैं। तो इसकी वजह से मर्यादा तो भंग हुई है, साथ ही साथ विश्वसनीयता भी जो है वो सदन की कम होती है। और अगले क्या समस्या है, कैश फॉर वोट। हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जो कि प्रश्न के लिए नगद वाला जो है वो कैश फॉर क्वेरी के मुद्दे जो है वो खूब ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यानी जो एमपीज है वो कोई एक विशेष प्रश्न पूछने के लिए पैसे जो है वो ले लेते हैं। तो देखिए अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो महत्वपूर्ण और जो असली मुद्दे हैं वो असली मुद्दे तो कहीं छूट ही जाएंगे, अगर पैसे ले लेके अगर एमपी जो है प्रश्न पूछने लगे और डिस्टर्ब करने लगे अगर सदन को, तो है ना। जैसे कि 2005 में स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया था कि 11 एमपी अलग अलग पार्टियों के, जिसमें बीजेपी के, बीएसपी के भी उसमें थे, कांग्रेस के भी कुछ थे, तो ऐसा जो है वो उनमें पकड़े जाते हैं। उनमें पता लगता है कि उन्होंने कैश फॉर क्वेरी वाले मामले में फिर उनके ऊपर केस भी चलता है ना। अगला क्या है, कभी कभी विपक्ष को मान्यता ही नहीं दी जाती है। जैसे अगर हम देखें 17वीं लोकसभा में कोई विपक्ष को मान्यता दी नहीं गई थी, कोई आधिकारिक विपक्ष का नेता था ही नहीं, क्योंकि जो 10% जो मिलना चाहिए एक पार्टी को मुख्य विपक्षी पार्टी बनने के लिए वो किसी पार्टी को मिला ही नहीं था। कांग्रेस थी सबसे बड़ी पार्टी पर उससे इतने परसेंट भी नहीं मिले थे, है ना। शायद 44 सीट कुछ उनकी थी और 10% होते हैं लगभग 55 सीट, है ना। तो उतनी उनको मिली नहीं थी, इस वजह से जो है वो उनको कोई विपक्षी मान्यता ही नहीं थी। इसलिए जो भी उच्चाधिकार प्राप्त जो नियुक्तियां हैं, जो चयन है, वहां पर इनकी अनुपस्थिति हो जाती है। जैसे अगर हम देखें तो बहुत सारी अगर नियुक्तियां देखें तो उनमें क्या होता है कि एक एमपी, माफ कीजिएगा, एक पीएम होते हैं, एक एलओपी होते हैं लोकसभा में, और एक जो है अगर हम देखें तो सीजीआई वगैरह ऐसा होता है। तो जब कोई एलओपी है ही नहीं तो फिर उन महत्वपूर्ण नियुक्तियों में तो उनके जो एक नीति होनी चाहिए वो तो नहीं मिलेगी। तो सरकार के समर्थन वाले लोग जो है वो नियुक्ति में ज़्यादा आ जाएंगे, है ना। जैसे अगर हम देखें इलेक्शन कमीशन ईसीआई का, तो उसमें अब यही तो कर दिया गया कि एक तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पीएम हो प्लस एलओपी हो प्लस सीजीआई हो, पर सरकार एक बिल लेके आई उसमें जो है वो सीजीआई को हटा दिया गया और एक पीएम और एलओपी प्लस एक मिनिस्टर हो गया। तो मिनिस्टर तो सरकार की बात करेगा, अगला ये बात होगी, है ना। फिर नीति और कार्यक्रमों के बजाय अब व्यक्तिगत हमले किए जाने लगे। यानी पहले क्या होता था, अगर आप देखें तो नीतियों की आलोचना की जाती थी, कोई की देखिए कि प्रधानमंत्री जी की ये नीति खराब है, सरकार की ये नीति खराब है, कोई एक विशेष नीति के ऊपर कि विदेश नीति में ये वाली बात गलत हुई। अब क्या है कि व्यक्तिगत कटाक्ष किए जाने लगे हैं। आप अगर हम देखें मंत्री देख लो आप, या आप विपक्ष के कुछ सांसद देख लो कि वो एकदम पर्सनल कटाक्ष करते हैं। सब मतलब आप कहो कि किसी पार्टी, कोई पार्टी इसमें अछूती नहीं रही है, तो ये पर्सनल अटैक्स किए जाने लगे। तो ये सारे काम नहीं होने चाहिए, इससे मर्यादा भंग होती है लोकतंत्र में, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला है आगे और क्या किया जा सकता है। देखिए मेंस में सीधा सीधा यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ने का रास्ता क्या है कि विपक्ष को जो है विकल्प के रूप में जो है ऑल्टरनेटिव ऑप्शन के रूप में यहाँ पर काम कर दिया जाना चाहिए। विपक्ष को नीति और कार्यक्रमों में आलोचनात्मक विश्लेषण पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, पर्सनल कटाक्ष के बजाय, और व्यवस्थित बहस चर्चा और संवाद जो है उसके ऊपर निर्भर होना चाहिए, ना कि फालतू की बातें उसमें ज़्यादा की जाए। एथिकल मोरल मानक जो है उनको जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको बढ़ाया जाना चाहिए संसद में, ठीक है। और मुद्दों से निपटने में एक समग्र और समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार ये वाली बात कह रहे हो फिर अगली बार कोई और बात कह दे रहे हो, एक पूरा एक समग्र आपके पास एक रणनीति होनी चाहिए विपक्ष के पास में किसी मुद्दे पर। कि मान लीजिए अगर अग्निवीर योजना, तो उस अग्निवीर योजना पर आपके पास एक समन्वित नीति आपके पास होनी चाहिए। अगला, नीति निर्माण और कार्यान्वयन में सुधार के लिए सरकार को इनपुट और फीडबैक जो है वो विपक्ष को टाइम पर देता रहना चाहिए। अगला क्या है, ऐसे प्रश्नों पर प्रकाश डालना चाहिए जो व्यक्तिगत हित के बजाय व्यापक सार्वजनिक हितों को पूरा करता हो। यानी वो कोई व्यक्तिगत हित के बजाय वो व्यापक सार्वजनिक हित को पूरा करता हो। ऐसे प्रश्न जो है उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो व्यक्तिगत जो चीज़ें चल रही है उनके ऊपर वो ज़्यादा ध्यान
दिया जाने लगे, ऐसा कार्य सरकार को नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो विपक्ष है उसको भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है, भारतीय संसद में सचेतक की क्या भूमिका है वो हम अब देख लेते हैं। सचेतक क्या होता है वो हम देख लेते हैं। देखिए सचेतक, देखिए दो चीजों को सचेतक के नाम से हम जान सकते हैं। एक सचेतक जो होता है, एक सचेतक होगा जो एक तो सचेतक जो होता है वो होता है एक अधिकारी, एक पार्टी जो होती है उस पार्टी के द्वारा एक सचेतक जो है वो नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और एक सचेतक जो है वो एक हम मान सकते हैं कि एक ऑर्डर जो होता है उस ऑर्डर को भी एक सचेतक के रूप में हम देख सकते हैं। ठीक है, माफ कीजिएगा एक बार। तो क्या देख रहे थे हम, देख रहे थे भारतीय संसद में सचेतक की भूमिका और कार्य क्या होते हैं। तो जो सचेतक होते हैं जिन्हें विप भी कहा जाता है, ये विप क्या होता है, देखिए विप एक तो होता है एक आदेश, एक आदेश जो होता है उसे विप कहते हैं, और एक जो विप होता है एक अधिकारी भी होता है, हर पार्टी का एक अधिकारी होता है, उसे भी विप ही कहा जाता है। तो विप की जो संस्था है वो पारंपरिक संसदीय सरकार पर आधारित है। और इस विप का देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है आप स्टार मार्क कर लीजिएगा यहाँ पर, ऐसे प्रश्न जो यूपीएससी ऐसे पॉइंट्स पर ज्यादा फोकस करती है क्या, कि इसका जो हम कहेंगे उल्लेख है वो न तो संविधान में है, न ही संसद के नियमों में है, न ही संसदीय कानून में है। तो कल को अगर आपने विप पढ़ा है और यूपीएससी स्टेटमेंट बना दे कि भारतीय के संविधान में विप का जो है उल्लेख डिटेल से किया गया है, ऐसा यूपीएससी ने ऑलरेडी स्टेटमेंट बनाए हैं। जब मैं आपको सारा ये संसद खत्म हो जाएगा उसके बाद पीवाईक्यू दिखाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा भी कि भी ऐसे क्वेश्चन जो है वो अलग अलग संदर्भ में ऐसे क्वेश्चन बने तो यहाँ पे बनाया जा सकता है। तो ना संसद में, ना संविधान में या संसदीय किसी कानून में, ना किसी नियम में ऐसा उल्लेख किया गया। अगला, कोई भी राजनीतिक दल है चाहे वो सत्ताधारी हो चाहे विपक्ष हो, उसके बाद अपना एक सचेतक होता है। वो सचेतक क्या होगा, वो सचेतक होता है सहायक फ्लोर नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है। कौन, कैसे, सहायक फ्लोर नेता के रूप में उसको नियुक्त किया जाता है। जैसे कि हम देखें 18वीं जो लोकसभा है, इस 18वीं लोकसभा के लिए बीजेपी ने संजय जायसवाल जी जो है इनको चीफ विप जो है लोकसभा में इनको नियुक्त किया है। अब लोकसभा में अधिक से अधिक मात्रा में, और देखिए इनको क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो जिम्मेदारियों में क्या होता है, विप की जिम्मेदारी होती है अपनी पार्टी के सदस्यों की बड़ी संख्या में उपस्थिति सुनिश्चित करना। अब इन विप की जिम्मेदारी है कि पार्टी का सदस्य जो है वो अधिक से अधिक संख्या में आकर संसद में हिस्सा ले, ताकि अगर कोई ऐसा बिल आ रहा है तो संसद जो है सत्ता पक्ष की बात उस पर रखी जा सके। अगला है सिक्योरिंग देयर सपोर्ट इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट पर्टिकुलर इशू। तो कोई भी मुद्दा है उस मुद्दे के ऊपर उनका सपोर्ट है ना, चाहे अगेंस्ट में हो या उसके पक्ष में हो, वो सपोर्ट जो है वो हासिल करना किसकी जिम्मेदारी है, इस विप की जिम्मेदारी। अगला, संसद में उनके आचरण को विनियमित करने और निगरानी करना। संसद में जो कोई भी एक पार्टी है तो उस पार्टी के सांसद किस प्रकार से बिहेव करेंगे है ना, उन सब के ऊपर निगरानी रखने की जिम्मेदारी किसके पास होती है, विप के पास में ही होती है। और विप जो है उनके द्वारा जो भी आदेश जारी किए जाते हैं उसको भी विप ही कहा जाता है। तो वो जो है उनको पालन करने की जिम्मेदारी होती है हर सदस्य की, और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है अगर उनके आदेशों का पालन नहीं किया जा सके। अगर विप का उल्लंघन कर दे तो उसके ऊपर दल बदल, ये दल बदल कानून क्या है मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ है ना, पॉलिटिकल सीरीज में आप जाके देखना, सर्च कर लेना, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो दल बदल के आधार पर कार्रवाई भी की जा सकती है अगर विप के आदेशों का पालन नहीं किया जाता है। अगला, भारत जो संसद है उस संसद में संसदीय सत्र जो है वो किस प्रकार से होते हैं। तो जो संसदीय सत्र है उस सत्र का संबंध कौन करते हैं और जो उसको कौन खत्म करता है, कौन बुलाता है, ये सब के बारे में हम जानेंगे। तो जो संविधान का अनुच्छेद 85 है, 85 संसद जो है वो सिर्फ इतना कहता है कि संसद जो है वो संसद के दो सत्र के बीच में, संसद के दो सत्र के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। याद रखना, यह अनुच्छेद 85 कहता है, माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 85 कहता है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए बुलाएंगे। और संसद आर्टिकल 85 में कहा गया है ये कि कम से कम माफ कीजिएगा कि दो जो संसद के सत्र है उनके बीच में 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। हाँ, अनुच्छेद 85 में ये लिखा गया है, पर यह नहीं लिखा गया है कि कितने कम से कम होने चाहिए, या 3 होने चाहिए या 4 होने चाहिए, ऐसे सत्र के बारे में नहीं कहा गया है। यूपीएससी ने स्टेटमेंट बना दिया था, है ना। मैं जब ये खत्म हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन भी ऐसा मैं दिखाऊंगा। तो इसका भाई 6 महीने में कम से कम संसद जो है बैठनी चाहिए एक बार। संसद के जो सत्र उनमें 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होगा, इसका मतलब एक साल में कम से कम 2 सत्र तो होने ही होंगे, है ना। ठीक है, लेकिन आमतौर पर अगर देखें तो हमारे संसद में 3 सत्र जो है भारत में होते हैं। एक होता है बजट सत्र जो कि फरवरी से मई तक चलता है और सबसे लंबा सत्र माना जाता है। दूसरा होता है मानसून सत्र जो जुलाई से सितंबर तक चलता है। तीसरा होता है शीतकालीन सत्र जो कि नवंबर से
दिसंबर के बीच में चलता है। तो हालांकि संविधान में ऐसा 3 सत्र होंगे ऐसा नहीं लिखा गया है। संविधान में सिर्फ इतना लिखा गया है कि 2 सत्र जो है उनके बीच में 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए बीच में अंतराल। अगला, संसद का सत्र क्या होता है? संसद का सत्र तो किसी सदन की प्रथम बैठक और लोकसभा के मामले में उसके 17वां या विघटन के बीच की अवधि। यानी संसद जो है वो आज बैठी है, मान लीजिए 1 अप्रैल को बैठी है, और मान लीजिए कि इसका 17वां हो गया है 1 मई को, तो ये क्या होगा? इसका सत्र हुआ। या मान लीजिए कि 1 अप्रैल जो 2024 को संसद बैठी है और 31 मार्च 2029 को संसद का विघटन हो गया, तो इसके बीच का ये क्या हो गया? ये सत्र हो गया, है ना, कि तब तक बैठी है। माफ कीजिएगा, इतना बड़ा जो है वो सत्र कोई होता वैसे नहीं है, छोटा ही सत्र होता। तो या तो संगठन जो संसद जो है उसका 17वां हो जाता है, या तो फिर मान लीजिए कभी कभी विघटन का मामला भी आ जाए तो विघटन, तो इसके बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है? सत्र होता है। यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट बना के दे देगी कि पहली बैठक से लेकर 17वां या विघटन के बीच की अवधि जो है वो सत्र होती है, बिल्कुल होती है। और अवकाश क्या होती है? अवकाश होती है संसद का। देखिए 17वां हो गया कि मान लीजिए कि अब संसद जो है खत्म हो गई, 17वां का मतलब हो गया सत्र खत्म हो गया, और जब तक नया सत्र शुरू नहीं हो जाता उसके बीच की अवधि को क्या कहेंगे? अवकाश कहेंगे, रिसेशन कहेंगे, रिसेस कहेंगे। यही तो होता है भाई। स्कूल में जो छुट्टियां होती है वो कब तक होती है? जो संसद जो स्कूल है उसकी आखिरी अब सत्र जो था वो खत्म हो गया, है ना, सेशन जो था वो खत्म हो गया, और अगला सेशन जब तक आएगा उसकी पहली बैठक होगी तब तक के बीच को छुट्टी कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? अवकाश कहेंगे। ऐसा ही यूपीएससी स्टेटमेंट बना दी है। अभी इजी लग रहा है, वहीं से प्रेशर में एग्जाम में गलत करके आ जाओगे। अगला, भारतीय संसद में किसी मुद्दे पर स्थगन प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार से होती है? तो स्थगन के से किसी बैठक में कार्य को एक निश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। यानी अगर स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है तो क्या होता है? जो नॉर्मल मुद्दे चल रहे होते हैं उनको एक निश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है, अर्जन कर दिया जाता है, जो कुछ घंटों के लिए हो सकता है, कुछ दिनों के लिए हो सकता है, या कुछ हफ्तों के लिए भी हो सकता है। कौन करता है स्थगन? जो है स्थगित कौन करता है? तो ये करते हैं पीठासीन अधिकारी। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा संसद में ज़्यादा हो हल्ला मच रहा होता तो अध्यक्ष या सभापति कहेंगे कि संसद को 2 घंटे के लिए स्थगित किया जाता है, या संसद जो है या सदन जो है वो 2 बजे मिलेगा, तो तब तक ये क्या है? स्थगन ही तो है। अगला, प्रत्येक दिन जो है वो संसद की 2 बैठकें होती है। एक होती है सुबह की बैठक और एक होती है दोपहर के भोजन के बाद की बैठक। 2 बैठकें संसद में होती है, और संसद की बैठक को स्थगन या अनिश्चित काल के लिए स्थगन या सत्रावसान या विघटन के मामले में समाप्त किया जा सकता है। देखना किसकी बात हो रही है? संसद की बैठक की। फोकस करना, बात हो रही है संसद की बैठक की। संसद की बैठक को कैसे समाप्त किया जा सकता है? या तो स्थगित कर दो, ठीक है। स्थगित जब बिना कोई अगला टाइम बताए की जाए कि कब बैठेगी। जैसे कभी कभी आपने देखा हो अध्यक्ष कहेंगे कि संसद को आज 2 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है, तो ये स्थगन है। अब अध्यक्ष या सभापति ये कहे ही नहीं, वो ये सिर्फ ये कह दे संसद को सदन को स्थगित किया जाता है, कोई निश्चित टाइम फ्रेम नहीं बताए, तो इसे कहेंगे अनिश्चित काल के लिए स्थगन। अगला, सत्रावसान कर दिया जाता है। बजट सत्र खत्म हो गया, सरकार बता देगी कि देखिए इतने अब तक है, बजट सत्र हो गया खत्म, है ना, तब भी बैठक खत्म हो जाएगी। और अगर संसद का विघटन ही हो जाए, डिसोल्यूशन ही हो जाए, तब भी जो है बैठक खत्म हो सकती है। अब देखिए यह है एडजर्नमेंट साइन डाई, यानी अनिश्चित काल के लिए स्थगन। क्या है अनिश्चित काल के लिए स्थगन? जब ये बताए बिना ही सदन को स्थगित कर दिया जाए कि अब अगली बैठक कब होगी, ये होता है अनिश्चित काल के लिए स्थगन। भाई कोई निश्चित ही नहीं है कि कब वापस जो है बैठक होगी, तो इसे ही कहेंगे अनिश्चित काल के लिए स्थगन, है ना। कौन करता है? तो पीठासीन अधिकारी। जो याद रखना, कौन अनिश्चित काल के स्थगन कौन करेगा? स्थगन याद रखना कौन करता है? पीठासीन अधिकारी करते हैं, ठीक है। अब देखना, वो अनिश्चित काल के लिए कर देंगे तो वो जब चाहे तब अपने सदन को वापस भी बुला सकते हैं। सदन की बैठक स्थगित होने की तिथि या समय से पहले सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद किसी भी समय वापस बुलाया जा सकता है, ठीक है। अगला, भारतीय संसद में सत्रावसान प्रक्रिया और उसके निहितार्थ क्या क्या हैं? तो भारत की संसद में सत्रावसान जो है उस टाइम पे अगर हो जाता है तो जो लंबित विधेयक है या अन्य कार्य जो है वो किस प्रकार से समाप्त हो जाते हैं उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो जब सत्र का कार्य पूरा हो, सत्रावसान हो जाता हो, तो पीठासीन अधिकारी सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित घोषित कर देता है। अगले कुछ दिनों में राष्ट्रपति जो है वो स्थगन की अधिसूचना जारी करते हैं। स्थगित कौन कर देंगे? ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अधिसूचना जारी करेंगे राष्ट्रपति, और स्थगित कौन करेंगे? पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी जो है वो तो स्थगित कर देंगे, और अधिसूचना बाद में कौन जारी करेंगे? राष्ट्रपति जारी करेंगे, ठीक है। अगला, आगे आ जाते हैं। हालांकि राष्ट्रपति सत्र के दौरान सदन
का सत्रावसान भी कर सकते हैं। तो सत्रावसान जो है वो सत्र चल रहा है, उसके दौरान भी राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। भारतीय संसद का विघटन किस प्रकार से होता है? तो राज्यसभा का तो देखिए विघटन होता नहीं है, क्योंकि एक ये स्थायी सदन है, इसलिए इसका विघटन नहीं होता। केवल लोकसभा को ही विघटित या भंग किया जा सकता है। विघटन जो है वो सत्रावसान के विपरीत मौजूदा सदन का जो कार्यकाल है उसको समाप्त कर देता है। सत्रावसान जो है वो मौजूदा सरकार जो सदन है उसका कार्यकाल को समाप्त नहीं करता, सिर्फ बैठक को समाप्त करता है। और आम चुनाव के बाद एक नया सदन गठित किया जाता है, ये होता है विघटन। ठीक है ना। लोकसभा दो तरीके से विघटित की जा सकती है। एक होता है जब 5 वर्ष की अवधि है वो 5 वर्ष की अवधि ही समाप्त हो जाए, चलिए तो विघटित होगी। अगला, राष्ट्रपति जो है वो सदन को भंग करने का निर्णय ले लें। याद रखना, राष्ट्रपति स्वयं अपनी मन की मर्जी से ये नहीं कर सकते। राष्ट्रपति कब लेंगे? जब बहुमत वाली जो सरकार है वो सरकार अगर कह दे कि जी सरकार जो है आप तो सदन लोकसभा को भंग कर दो, तब किया जा सकता है। याद रखना, जब राष्ट्रपति सदन को भंग कर देते हैं तो वो अपरिवर्तनीय है, ऐसा स्टेटमेंट यूपीएससी बना सकती है। अपरिवर्तनीय मतलब एक बार भंग हो चुका तो हो चुका। हालांकि भंग होने से पहले अगर कोई और सरकार बना लेता तो अलग बात है, मगर एक बार भंग किया जा चुका है फिर उसे वापस अपरिवर्तन नहीं किया जा सकता उसका, है ना। तो जब लोकसभा भंग हो जाएगी, याद रखना, जब विघटन हो जाएगा लोकसभा का, तो उसके समितियों के समक्ष लंबित सभी कार्य जिनमें विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस, याचिका आदि सारे जो भी शामिल है सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। हालांकि कुछ लंबित विधेयक तथा सभी लंबित आश्वासन जो समिति है उसके पास में, सरकारी आश्वासन समिति के पास में अगर जांच के लिए गए हुए हैं तो फिर वो विघटित नहीं होते। याद रखना। अब यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन कौन से जो है, अगर भारतीय संसद जो है उसका विघटन हो गया तो कौन कौन से समाप्त हो जाएंगे और कौन कौन से समाप्त नहीं होंगे। यहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, तो बहुत कंफ्यूजिंग है। आपको मैं जितना बताऊं एग्जाम के लिए आप उतना याद रखना। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन कौन से मामले में निरस्त हो जाते हैं। हमें ये याद रखना है कि कौन कौन से मामले में निरस्त हो जाते हैं, समाप्त कौन कौन से मामले में हो जाता है। उन दो वाक्यों को छोड़कर किसी में समाप्त होते नहीं है, तो बस आपको याद रखना। तो दो याद करो, बाकी के चक्कर में मत पड़ो। कौन से दो मामलों में समाप्त हो जाएंगे? याद रखना, लोकसभा में अगर कोई लंबित विधेयक है, चाहे वो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया हो या राज्यसभा से लोकसभा में। देखिए होता क्या है, अपने पास एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है, माफ कीजिएगा, एक राज्यसभा है। तो क्या होगा, लोकसभा से कोई बिल जाएगा राज्यसभा के पास में, फिर राज्यसभा इसे अप्रूव करेगी, या कभी कभी राज्यसभा उसे डिसअप्रूव कर दे तो फिर लोकसभा के पास आएगा, फिर पास होता है। या तो क्या होता है, राज्यसभा में कोई बिल आएगा, फिर वो लोकसभा में जाएगा, फिर लोकसभा उसमें कोई संशोधन डालेगी, फिर राज्यसभा के पास जाएगा, ऐसा होता है। तो देखना क्या होता है, अगर लोकसभा में कोई बिल लंबित है, याद रखना लंबित शब्द पर फोकस करना, कोई बिल लंबित है, चाहे वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया हो या हो सकता है कि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया हो और लोकसभा में आया हो, अगर ऐसा कोई बिल है तो वो निरस्त हो जाएगा, लैप्स कर जाएगा, याद रखना। दूसरा, लोकसभा पारित कर दे किंतु राज्यसभा में लंबित हो, यानी कि लोकसभा ने तो पारित करके राज्यसभा के पास भेज दिया, पर राज्यसभा में अभी भी वो बिल पारित नहीं किया गया, लंबित है, तो वो वाला बिल भी समाप्त हो जाएगा। आपको ये वाली बात भी याद रखनी है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए राज्यसभा ने कोई अगर संशोधन किया तो फिर उसे वापस कौन करेगा, क्योंकि लोकसभा तो विघटित हो चुकी है। तो सिर्फ ये दो मामले जो है आप याद रखिए, बाकी को मत याद रखिए, है ना। यहां से क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी में बना है, मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो वो दिखाऊंगा भी, है ना। बाकी का आपको ये नीचे वाले याद रखने की जरूरत नहीं है, बाकी एक बार आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, और बाकी मैं आपको पीडीएफ तो दे ही दूंगा, है ना। इन दो मामलों में लंबित होंगे, निलंबित हो जा वो का आपके होंगे, लैप्स हो जाएंगे, बाकी किसी में नहीं होंगे। आपको याद रखना है बस, तो दो याद रखो, बाकी याद रखो। अब भारतीय संसद में कोरम क्या होता है, तो कोरम जो है आपको पता है कोरम क्या होगा, वो वाली न्यूनतम संख्या जो सदन में कार्य करने के लिए जरूरी है, उतने तो कम से कम लोग होने ही चाहिए संसद में, वो सदस्य होने चाहिए ताकि सदन जो है वो कार्य कर सके। तो कितने हैं ये होने चाहिए, तो ये होना चाहिए 10वां हिस्सा, 1/10। पीठासीन अधिकारी को मिला होना चाहिए। कभी कभी यूपीएससी बोल देगी पीठासीन अधिकारियों को छोड़कर 1/10 सदस्य होने चाहिए, गलत। पीठासीन अधिकारी को मिलाकर 1/10 सदस्य अगर उपस्थित हैं तो सदन का कोरम पूरा हो जाता है। अगर सदन का कोरम पूरा नहीं होता तो फिर सदन जो है वो कार्य नहीं कर सकता है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टी, मुख्य विपक्षी पार्टी भी मौजूद रहे तो भी सदन चल सकता है, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा ही उसे दिया जाएगा जिसे कम से कम 1/10 सदस्य हों, है ना। चलिए
लोकसभा में ये है 55 सदस्य और राज्यसभा में है लगभग 25 सदस्य। अगला, पीठासीन अधिकारी की बैठक के दौरान कोरम पूरा होने तक सदन को स्थगित कर देता है या तो बैठक को स्थगित कर देता है। अगर मान लीजिए कि कोरम पूरा ही नहीं हो रहा तो पीठासीन अधिकारी की ये जिम्मेदारी है कि वो सदन को स्थगित कर देगा। वो फिर जो है वो सदन को नहीं चला सकता जब तक कि कोरम पूरा नहीं हो जाता है। अगला, लेम डक सत्र क्या होता है? देखिए, लेम डक सत्र और यहाँ पर लेम डक मेंबर भी होते हैं। लेम डक क्या होता है? लंगड़ा डक जो होता है वो। लेम डक का मतलब क्या हो गया कि देखिए, नई लोकसभा के जो निर्वाचित होने के बाद, नई लोकसभा निर्वाचित होगी, उसके बाद मौजूदा लोकसभा का जो अंतिम सत्र होता है उसे कहा जाता है लेम डक सत्र कहा जाता है। जो अंतिम सत्र है और अब नई लोकसभा निर्वाचित हो गई है तो उसके लिए जो अंतिम सत्र होगा, पिछली वाली पुरानी वाली उसका संसद का, वो है लेम डक सत्र। और ऐसा सदस्य जो पहली मौजूदा लोकसभा में तो है, मतलब पहले वाली लोकसभा में तो है और अब नई चुन के आई उसमें नहीं है, उन्हें कहा जाता है लैम डक मेंबर, यानी लंगड़ा बतख मेंबर भी उन्हें कहा जाता है। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। अगला है भारतीय संसद में जो है उसकी समाप्ति प्रक्रिया स्थगन और सत्रावसान। यानी स्थगन क्या होता है और सत्रावसान दोनों में क्या अंतर है हम देख लेंगे। सदन का स्थगन मतलब हो जाए अर्जनमेंट, अर्जनमेंट, और सत्रावसान का मतलब हो गया प्रोरोगेशन। इंग्लिश में भी जानते रहेगा क्योंकि यूपीएससी इंग्लिश में भी कभी बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। एक होता स्थगन का मतलब हो गया ये केवल एक बैठक को समाप्त करता है स्थगन। मान लीजिए कि जैसे सुबह की बैठक हुई, प्रश्नकाल हुआ और मान लीजिए प्रश्नकाल में खूब हो हल्ला मच रहा है तो क्या कहेंगे अध्यक्ष वगैरह सभापति कि वही बैठक जो है उसको सदन को 2 बजे तक स्थगित किया जाता है, तो ये हो गया स्थगन। और सत्रावसान होता है ये बैठक को तो समाप्त करते हैं, साथ साथ सत्र को भी समाप्त कर देते हैं। सत्र को समाप्त स्थगन नहीं करता है, सत्रावसान करता है। अगला, ये पीठासीन अधिकारी के द्वारा तय किया जाता है। जो स्थगन है इसे कौन तय करता है? पीठासीन अधिकारी। लोकसभा में जो पीठासीन अधिकारी और राज्यसभा में जो पीठासीन अधिकारी है वो तय करते हैं स्थगन को। कभी आपने देखा होगा तो आप देखना, लोकसभा की कार्रवाई, राज्यसभा की कार्रवाई। अगला, सत्रावसान को कौन जो है निर्धारित करता है? तो ये किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सत्रावसान किया जाता है। अगला, अगर कोई स्थगन प्रस्ताव आता है तो स्थगन अगर सदन का होता है तो इसके माध्यम से कोई जो लंबित विधेयक है वो समाप्त नहीं होते हैं। लंबित विधेयक जो है वो समाप्त नहीं होते हैं। पर अगर ये सत्रावसान कर दिया जाए तो जो विधेयक है वो तो समाप्त नहीं होंगे, पर जो नोटिस वगैरह है वो नोटिस वगैरह समाप्त हो जाएंगे। अगर कोई नोटिस है, जैसे कि होता है ना 14 दिन का नोटिस दिया गया है किसी को, है ना, और फिर वो 14 दिन का नोटिस जो है वो इसी सत्र में पूरा होना चाहिए। अगले सत्र में अगर आपको लाना है तो फिर नया नोटिस लाना पड़ता है। देखें, सत्रावसान में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और स्थगन में भी प्रभाव कोई नहीं पड़ेगा लंबित विधेयकों पर भी। परंतु यहाँ पर देखिए, सत्रावसान में जो नोटिस है उन नोटिस पर प्रभाव पड़ता है। नोटिस जो है वो नए लाने पड़ जाते हैं। ये दोनों में अंतर है, यूपीएससी पूछ सकती है। अगला है, भारतीय संसद में मंत्रियों और महान्यायवादी की क्या क्या अधिकार है, हम ये देख लेते हैं। यहां से यूपीएससी ऑलरेडी स्टेटमेंट बना चुके हैं। क्वेश्चन देखना, जो भी मिनिस्टर हैं और अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी जो है देश के, आर्टिकल क्षेत्र में महान्यायवादी की चर्चा की गई है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो ये जो है ये किसी भी सदन में जो है वो भाग लेने के लिए, संसद के किसी भी सदन में भाग लेने के अधिकारी हैं, बट बिना वोट के, बिना वोट के वो किसी में भी भाग ले सकते हैं। मगर वो वोट उसी में, देखिए महान्यायवादी तो वोट कर ही नहीं सकता किसी भी सदन में, मगर मंत्री जो है वो सिर्फ उसी सदन में वोट कर सकता है जिसमें वो सदस्य हैं, है ना। मान लीजिए कि कोई राज्यसभा का सदस्य है तो वो मंत्री है, तो वो लोकसभा में नहीं कर सकता वोट, पर वो लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, अपने विचार रख सकता है, परंतु वहां पर वोट नहीं कर सकता। वोट कहाँ करेगा? राज्यसभा में करेगा, है ना। अगला ऐसे याद है ना। तो बिना वोट के जो है वो सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और बोल भी सकते हैं, वो चाहे वो मंत्री हो चाहे वो महान्यायवादी हो। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, उस संयुक्त बैठक में भी ये हिस्सा ले सकते हैं, है ना। अगला, संसद की कोई समिति है जिसका वो सदस्य हो, वहां पर भी वो जा सकते हैं और अपने पक्ष रख सकते हैं। अगला, संवैधानिक प्रावधानों के पीछे ये जो प्रावधान किए गए हैं इनके पीछे क्या कारण रहे हैं कि भाई जो महान्यायवादी है, जो मंत्री है, वो किसी भी सदन में जा सकते हैं और वहां पर भाग ले सकते हैं। हालांकि वोट वो उसी में करेंगे जिसके वो सदस्य हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी मंत्री उस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है जिसका वो सदस्य नहीं है, परंतु वोट नहीं कर सकता, है ना। देखना, कोई व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने अपने यहाँ 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। वो चाहे वो कैसे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे नॉर्मल मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे नॉर्मल मंत्री हो, बिना कोई वो संसद का सदस्य या राज्य विधानसभा का सदस्य बने 6 महीने तक तो मंत्री रह ही सकता है। अगला, कोई मंत्री
जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, याद रखना। मगर वो वोट किस में करेगा? सिर्फ वो वोट उसी में करेगा जिसका वो सदस्य है। अगला है, भारतीय संसद में भाषाई प्रथाएं क्या है? हिंदी, अंग्रेजी और मातृभाषाओं की क्या बात है? तो संविधान ने जो है वो संसद के कामकाज के लिए हिंदी और अंग्रेजी को भाषा घोषित किया है। हालांकि पीठासीन अधिकारी से अनुमति लेकर मातृभाषा में भी कोई सदस्य जो है वो संसद को संबोधित कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कभी कोई पंजाबी में संबोधित करते हैं, कोई मैथिली में करते हैं, तो कोई भोजपुरी में करते हैं, तो ये पहले पीठासीन अधिकारी जो है उनसे परमिशन लेते हैं। अगर वो परमिट कर दे तो वो बोल सकते हैं किसी भी भाषा में, है ना। जो राजभाषा अधिनियम है 1963, वो हिंदी को और साथ साथ अंग्रेजी को जारी रखने की यहाँ पर अनुमति देते हैं। हालांकि 15 वर्ष के बाद 1965 में जो है वो अंग्रेजी वाला समाप्त हो जाना था, पर फिर वो समाप्त नहीं हो पाया था दक्षिणी राज्यों के विरोध के बाद में। तो इतनी सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ पर देख ली है आज के लेक्चर में। तो बस आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। अगले लेक्चर में हम जो संसदीय प्रक्रियाएं अपनाई जाती है उनके बारे में जानेंगे कि प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है, इनके बारे में सारा हम अगले लेक्चर में जानेंगे। तो आज का लेक्चर कर लेते हैं यहीं समाप्त। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपको कोई भाई बंधु मित्र सका दोस्त हों तो आप अवश्य चैनल को रिकमेंड करें। और बहुत बढ़िया हम जो है PYQs के साथ सॉल्व करते जाएंगे। और एग्जाम से 1 या 2 हफ्ते पहले जो है हम क्या करेंगे, एक पूरा का पूरा क्रैश कोर्स मैं आपके लिए चला दूंगा कि जिसमें 6-7 घंटे में हिस्ट्री, 6-7 घंटे में ज्योग्राफी, 6-7 घंटे में पॉलिटी जो है मैं जल्दी जल्दी समाप्त कर दूंगा, जिसमें PYQs भी होंगे ताकि एक बार लास्ट मिनट रिवीजन आपका हो सके। बस आपको कोई सलाह लेनी है तो आप हमेशा जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बिना किसी संकोच के। आपको कोई सलाह लेनी हो या देनी हो, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।